Hello dear viewers, myself Nasir and you are watching Mr. Zoris YouTube channel. Today we are going to discuss about Darwinism and New Darwinism. अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं डार्विनिज्म का कि जो डार्विनिज्म हमारे पास थ्योरी है, असल में जो रिसेंट हमारे पास जितनी भी साइंटिफिक थ्योरीज हैं उनके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आता रहता है। ये हिस्टोरिकल एंटिटीज होती हैं कि जैसे हमने पहले लोअर ग्रेड्स में पढ़ा है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रिकॉग्निशन करते हैं प्रॉब्लम की, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन की फिर हम टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन करते हैं जिसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया जाता है, अगर वो सही सपोर्ट कर जाता है अपने एविडेंसेस को तो बन जाती है थ्योरी। अब ये थ्योरी को भी बार बार टेस्ट किया जाता है, अगर थ्योरी रिग्रेट ना हो, फाल्सिफाइड ना हो तो फिर बन जाता है लॉ। वो थ्योरी फिर बन जाती है लॉ, कानून बन जाता है। बायोलॉजी में से दो ही लॉज हैं, हार्डी-वेइमर लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब ये जो थ्योरीज है हमारे पास ये हिस्टोरिकल एंटिटीज है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे लोग रिसर्च करते रहते हैं थ्योरीज के अंदर जो है वो चेंजेस आती रहती हैं। अब ये हमें एक सवाल बनता है कि क्या थ्योरीज चेंज हो रही, इसी तरह कानून भी चेंज हो सकता है, लॉ कैन बी चेंज? नो, लॉ कैन नेवर बी फाल्सिफाइड वेयर एज थ्योरीज कैन बी फाल्सिफाइड। अब जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जब चेंजेस आते हैं तो थ्योरी को सारा का सारा चेंज कर दिया जाता है, मां सवाए उसके नाम के कि जो बंदा पहले थ्योरी पेश करता है उस थ्योरी का नाम मॉडिफिकेशन के बाद भी चाहे पूरी की पूरी थ्योरी मॉडिफाई हो जाए लेकिन उसका नाम जो बंदा पहले प्रपोज करता है थ्योरी का वही रखा जाता है ताकि उसकी लाइनेज का पता लग सके, उसकी एंसेस्ट्री का पता लग सके कि थ्योरी की स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इसके बिगिनिंग कहाँ पे है। अब जितने भी हमारे पास ये एंटिटीज, हिस्टोरिकल एंटिटीज ये बताती हैं कि जो एवोल्यूशन का कंसेप्ट और नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट दैट वाज एसोसिएटेड विद डार्विनिज्म। अब डार्विन ने ही पहले हमारे पास सबसे पहले काम किया था इसके ऊपर, उसके साथ साथ और भी एवोल्यूशनिस्ट ने काम किया था जैसे कि अल्फ्रेड वेलेस है, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो डार्विन ने उसका काम जो है उसको चलाया और उसको उसके पब्लिश करवाने से पहले उसने अपना काम पब्लिश करवा दिया। वो आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद गायन एक स्टेटमेंट देता है कि जो डार्विन का रिलेशन है ना डार्विनिज्म के साथ ये कैजुअल रिलेशनशिप है। अब ये कैजुअल रिलेशनशिप किस तरह से है कि डार्विन ने अपनी थ्योरी पेश करने से पहले इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसका रेफरेंस दे चुका था कि एवोल्यूशन किस तरह हो रही है या हमारे पास किस तरह हम बता सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन किस तरह हो रही है। इसने डिफरेंट कंसेप्ट, डिफरेंट आइडियाज दिए। अब जिसके कंसेप्ट से आइडियाज थे वो फिर एम्पिरिकल डेवलपमेंट बन गए एवोल्यूशनरी बायोलॉजी लाइफ का। अगर आज भी हम या कोई भी एवोल्यूशनिस्ट अगर स्टडी करना चाहता है एवोल्यूशन को तो उसको सबसे पहले डार्विन के जो मेथडोलॉजी थी, उसके कंसेप्ट थे, उसके प्रिंसिपल्स थे, उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जो डार्विन के कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, जितने भी इसके गोल वगैरह थे ये सारे के सारे एसोसिएटेड थे मॉडर्न डेवलपमेंट की तरफ कि कैसे आज हम अगर एवोल्यूशन की बात करें, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, लेकिन इसकी एडवांसमेंट के बावजूद भी हमें कहीं ना कहीं पर डार्विन का जो है इसकी थ्योरीज का, इसकी कंसेप्ट का सहारा लेना पड़ता है। अब डार्विन की जो थ्योरी थी असल में थ्योरी नहीं थी, इसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एवोल्यूशनिस्ट ने कहा कि जो साइंटिस्ट जो हमारे पास थ्योरी है इसकी डार्विन की, दैट इज नॉट जस्ट मेरा रिसर्च पेपर, कि सिर्फ एक रिसर्च आर्टिकल है, रिसर्च पेपर है। और उसके अलावा चंद एक एवोल्यूशनिस्ट ने ये भी कहा अनऑर्थोडॉक्स के जो डार्विन की थ्योरी है ये कंसेप्ट है, ये मर्जेंस है मुख्तलिफ छोटी छोटी फैमिलीज रिसर्च से, कि छोटी छोटी इसकी सिमिलर ऑन्टोलॉजी वाली जो सिमिलर बेसिक्स प्रिंसिपल वाली जो रिसर्च थी उन सब का एक मिक्सचर है डार्विन की थ्योरी जिसे हम डार्विनिज्म कहते हैं। अब ये जो थ्योरी थी इसको बाद में जो है वो कम्प्लीटली इस फैमिली को, इस रिसर्च आर्टिकल को फिर एक थ्योरी का नाम दे दिया गया। तो उसके बाद आपके पास 1920 में जो हमारे पास कॉन्टिन्यूसली चैलेंज किया गया, जो हमारे पास डार्विनिज्म था इसको चैलेंज किया गया कि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं इनको गलत साबित करने के लिए कोशिश की गई, लेकिन वो जो कोशिशें हैं वो कामयाब नहीं हो पाई। वो सिर्फ और सिर्फ अपोज कर सके हैं, उसको डिसअप्रूव नहीं कर सके डार्विन को। अगर डार्विन को डिसअप्रूव करते तो डार्विन की जगह वो ले सकते थे, लेकिन डार्विन इज स्टिल द फादर ऑफ एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशन के ऊपर सबसे ज्यादा काम जो है वो डार्विन का ही कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा
ऑन्टोलॉजी हो गया, मेथडोलॉजी हो गया, और बहुत सारा जो टाइम इनके वो चलता रहा, और एक पूरा हमारे पास स्केच आया एवोल्यूशन का, और ये स्केच पेश किया इन द नेम ऑफ द बुक ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज बाय चार्ल्स डार्विन इन 1859। तो ये हमने एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखा डार्विनिज्म का, कि कैसे हमारे पास ये साइंटिफिक थ्योरीज डेवलप करती हैं, कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम में चेंजेस आते हैं, और नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनिज्म न्यू डार्विनिज्म एक ही चीज से कोरिलेट करते हैं ये। और गायन ने क्या स्टेटमेंट दी कि किस तरह जो है डार्विन की बातें जो है उसकी रिसर्च के साथ, उसकी थ्योरी के साथ वो मिलती थी। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट गोल्स एम्स प्रिंसिपल जो डेवलप किए डार्विन ने, वो आज भी यूज किए जाते हैं मॉडर्न एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि जो बुक थी ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज, ये पब्लिश करवाई 1859 में चार्ल्स डार्विन ने। इसके बाद से जो है एवोल्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम जो